Good day, listeners. This is Dr. Alok Tripathi. Today, again, I am talking about the topic पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे मेरी लास्ट वीडियो में जब मैंने शुरुआत की थी मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन की, उसमें हमने लास्ट वीडियो में हीमोडायनेमिक चेंजेस देखे थे। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म को। वो पॉइंट रहेंगे सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। सो वी विल स्टार्ट विद द एज पर एज सेलुलर इवेंट्स आर कंसर्न। सेलुलर इवेंट्स को अगर हम इन्फ्लामेशन प्रोसेस में जो सेलुलर इवेंट्स होते हैं, अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सुड्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट। इसका मतलब होता है कि ल्यूकोसाइट ब्लड वेसल से बाहर आते कैसे हैं और किस तरीके से WBC इन्फ्लामेटरी ब्लड वेसल के अंदर से इन्फ्लामेटरी साइट पे जाएंगे, जहां पे इंजुरी हुई होगी वहां जाएंगे। और दूसरी बात फैगोसाइटोसिस, जब भी हमारे सेल इंजुरी होती है तो कुछ सेल्स का वियर एंड टियर होता है, वहां पे कुछ सेल्स डैमेज होते हैं, सेल डेब्रीज फॉर्म होती है, उनको सेल डेब्रीज कहते हैं। और इन्फ्लामेशन की वजह से स्किन लेयर और द टिश्यू लेयर वो एक्सपोज हो जाती है एंड एनी बैक्टीरिया कैन इजीली एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ दैट रीजन। कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ सकता है। सो WBC रिक्रूट जब होते हैं इन्फ्लामेटरी साइट के ऊपर, जो पहला सेलुलर इवेंट है, उसके बाद में फैगोसाइटोसिस, ये प्रोसेस है WBC का किसी भी सेल को डाइजेस्ट करने का। मतलब WBC डाइजेस्ट करते हैं किसी भी सेल को थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नेम इज फैगोसाइटोसिस। सो हम ये दोनों प्रोसेस को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट that we are going to see is exudation of leukocyte. So exudation of leukocyte, इसको अगर डिटेल में देखा जाएगा तो exudation of leukocyte को 4 डिफरेंट इवेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला इवेंट होता है चेंज इन द फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के जो एलिमेंट्स हैं इन्फ्लामेटरी साइट में वो चेंज हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, रोलिंग एंड एडेशन। रोलिंग, आपके जो ब्लड सेल्स है वो रोल करना चालू करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल लाइनिंग्स ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के सेल्स के ऊपर। और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब बाहर जाना। WBC, RBC एंड प्लाज्मा कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, उसी को इमिग्रेशन कहते हैं कि WBC बाहर आ जाएंगे ब्लड वेसल से। एंड कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस एक प्रोसेस है जिसमें इंफ्लामेटरी साइट के पास से WBC ट्रांसफर होंगे एग्जैक्टली जहां सेल इंजरी हुई है, जहां पे एक्सपोज हुआ है, जहां से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस। सो ये जो पहला इवेंट अगर आप देखोगे तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें। सेकंड देखोगे तो सेकंड स्टेप इज दिस इज व्हाट अ नॉर्मल ब्लड फ्लो। अगर कहीं पे सपोज इंजुरी हो जाती है तो क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सिंथेसाइज होते हैं वहां पे, और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमने हीमोडायनेमिक चेंजेस में देखा था, वो डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को। नाउ अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि सपोज ये ब्लड वेसल है
तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारे के सारे सेंटर से मूव करते हैं, और कॉर्नर्स में क्या होता है, प्लाज्मा रहता है। इन्फ्लामेशन की वजह से या वैसोडाइलेशन की वजह से डायमीटर बढ़ जाएगा। अब डायमीटर अगर ब्लड वेसल का बढ़ जाता है तो वहां पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी तो ज्यादा आ जाएंगे। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो यहाँ जो मार्जिन था प्लाज्मा का कॉर्नर पे, ये हट जाएगा। योर डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी ये मूव करेंगे, दे आर मूविंग राइट फ्रॉम द corners of the blood vessels and even to the center because the quantity is increased now, you are able to see here। और इसी प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन। क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। नो अभी डब्ल्यूबीसी अगर कॉर्नर से करेगा एंड एट द सेम टाइम इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो चुके हैं, बहुत सारे इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और ये इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन का एक्टिवेशन करते हैं। कैसे प्रोटीन, सपोज ये ब्लड वेसल है, आर यू एबल टू सी दिस ब्लड वेसल सेल, दिस इज अनदर ब्लड वेसल सेल, दिस इज अ ब्लड वेसल सेल, ये भी एक ब्लड वेसल सेल दिख रहे हैं। तो आपको दिखेगा ये जो ब्लड वेसल की सेल है इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन को कहते हैं अडेशन प्रोटीन। क्या कहते हैं, अडेशन प्रोटीन। ये सारे अडेशन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपका डब्ल्यूबीसी जो कि ऑलरेडी कॉर्नर से मूव किया हुआ है वो ये प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है एंड फ्लो ऑफ ब्लड रहता है, उसके वजह से इट कैन रोल ऑन द सरफेस ऑफ अडेशन मॉलिक्यूल। बट एज इन हीमोडायनेमिक चेंजेस, जैसे मैंने हीमोडायनेमिक चेंजेस में आपको बताया था कि सेल लीक होता है, ब्लड वेसल लीक करना चालू करती है। वैसे क्यों लीक करती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इंडोथेलियल सेल्स और ये इंडोथेलियल सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो गैप बढ़ जाएगा। तो जैसे ये मार्जिनेशन में डब्ल्यूबीसी रोल होगा ये बाहर आ जाएगा क्योंकि गैप भी है, और ये आगे जा भी नहीं पा रहा है फ्लो के थ्रू क्योंकि अडेशन मॉलिक्यूल से चिपका हुआ भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अडेशन एंड रोलिंग। चिपकता है और फिर ब्लड फ्लो के वजह से वो रोल होता है अडेशन मॉलिक्यूल के ऊपर, एंड वेरेवर इट विल गेट द गैप योर डब्ल्यूबीसीज विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोलिंग एंड अडेशन। अडेशन के लिए adhesion molecules are required, adhesive molecules are required, activation of it is required। ये adhesive molecules blood vessels के cells पे रहते हैं, इनका नाम है सिलेक्टिन्स, इसका नाम है ICAM and VCAM, CAM, ICAM and VCAM। नाउ एक बार डब्ल्यूबीसी रोलिंग और अडेशन होता है तो व्हेनेवर देयर इज अ गैप, मैंने तुमको बताया, और उस गैप से डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। उसके बाद में आपको दिख रहा है डायपेडेसिस विच इज नथिंग बट कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है, जहां कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, फ्यू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर देयर, वो क्या करते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को प्रमोट करते हैं, कहां पे, from the site of inflammation to the site of injury, so that ये WBC recruit हो जाए, so that no bacteria can enter to cause the infection, systemic infection। so इसमें क्या changes होते हैं, जैसे पहला changes मैंने बताया कि change in the formed element, तो हम लोग उनको डिटेल में देखेंगे। तो सेंट्रल स्ट्रीमिंग ऑफ सेल कंप्राइज ऑफ बाय द ल्यूकोसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल ब्लड वेसल है तो आरबीसी सेंटर से मूव करेंगे, डब्ल्यूबीसी सेंटर से मूव करेंगे, और साइड में जो प्लाज्मा का एक मार्जिनेशन रहेगा किसी भी ब्लड वेसल केस में, मतलब ब्लड वेसल की सेल्स फ्री रहेंगी, ओनली प्लाज्मा इज देयर। Latter the stream of the cell is widened, जस्ट सपोज करो इन्फ्लामेशन हो गया तो ये डायलेट होगा और वहां WBC की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो,
WBC की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, RBC की क्वांटिटी बढ़ जाएगी डायलेशन की वजह से, क्योंकि फ्लो ज्यादा हो जाएगा वहां पे। तो यू विल फाइंड दैट कि RBC और WBC आर मूविंग फ्रॉम द कॉर्नर, और उसी को हम कहते हैं मार्जिनेशन। न्यूट्रोफिल्स क्वाइट कम क्लोज टू द वेसल्स ऑफ द ब्लड, उसी को कहते हैं pavimenting. Another one, rolling and adhesion. I told you कि when inflammation is there, inflammatory mediators release होते हैं, और ये inflammatory mediators एक्टिवेट करते हैं कुछ प्रोटीन को। ये प्रोटीन आपके एपिथेलियल सेल लाइनिंग, एंडोथेलियल सेल लाइनिंग, ब्लड वेसल्स के सेल जो होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। सपोज ये एक ब्लड वेसल का सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन दीज सेल्स, और ये WBC से जाके अटैच हो जाते हैं अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो। सेकेंड थिंग, WBC नॉर्मली क्यों नहीं अटैच होता? बिकॉज नॉर्मली WBC सेंटर से फ्लो होता है, मार्जिनेशन की वजह से WBC भी कॉर्नर पे जाता है, और सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, ये सब एक्टिवेट भी हो जाते हैं। सो इट विल अडेयर टू इट, फ्लो ऑफ ब्लड इज देयर, उसके थ्रू सेल मूव करेगा आगे, बट ये ऐसे सिलेक्टिन, इंटीग्रीन, आईकैम, वीकैम, ये सब ऐसे अटैच होता है, तो WBC रोल होगा इसके ऊपर, और देन WBC विल कम आउटसाइड। एज पर एज अडेशन मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न, सिलेक्टिन है, सिलेक्टिन के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन, इंटीग्रीन भी होता है, और आईकैम 1, आईकैम 2 भी होता है, एंड वीकैम इज ऑल्सो देयर, वैस्कुलर मॉलिक्यूल्स आर देयर। यू कैन सी ओवर हियर, इसी को पिक्चर वाइज रिप्रेजेंट किया हुआ है। यू कैन सी दिस इज व्हाट अ रोलिंग, WBC रोल कर रहा है, यहाँ पे देखो ये अडेशन हो गया, अटैच हो गया WBC विद द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग। आप यहाँ देख सकते हो कि दो सेल्स के बीच में गैप नहीं है, बट यहाँ पे गैप शो किया हुआ है, बिकॉज दिस, इसी गैप से WBC बाहर आएगा। फ्लो सीधा चल रहा है, बट बिकॉज इट इज अटैच टू द अडेशन मॉलिक्यूल, क्या होगा, आपके WBC फ्लो होंगे, एंड जैसे ही मौका मिलेगा इट विल कम आउट ऑफ द। So next procedure is immigration. After sticking to the neutrophil to the endothelial cell lining, क्या होगा कि WBCs जो है वो मूव करेगी endothelial cell line पे, and as soon as it is getting the particular gap over there, और कहीं पे breakdown हुआ है, exactly उसी जगह से आपके WBCs will come out from the blood vessel, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज कीमोटैक्सिस। दूसरा कौन सा है? कीमोटैक्सिस। WBC या ल्यूकोसाइट जिनको कहते हैं, वो इंफ्लेमेटरी साइट पे ब्लड वेसल के अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएंगे, फिर वहां से एग्जैक्टली साइट ऑफ इंजरी पे ले जाने का काम जो होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब जब ये जो ट्रांसफर होगा WBC का साइट ऑफ इंफ्लामेशन से साइट ऑफ इंजुरी पे जाने का, तो इट हैज टू क्रॉस, उसको कई सारे बैरियर क्रॉस करने होंगे, जैसे कि एंडोथेलियम्स बैरियर, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि पेरीवैस्कुलर मायोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, जैसे कि मैट्रिक्स, मतलब डेब्रीज या कुछ और रह गया होगा, तो इट हैज टू क्रॉस, WBC को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो कैसे क्रॉस कर पाएंगे? बिकॉज ऑफ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस। कीमोकाइंस नाम सुना होगा आपने। कीमोकाइंस केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को साइट ऑफ इंफ्लामेशन से साइट ऑफ इंजरी की तरफ प्रमोट करता है, जैसे ल्यूकोट्राइन B4, ये किससे बनता है? अराकिडोनिक एसिड से। हमारे ब्लड में जो WBC है, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ एक सिस्टम होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि WBC का काम है किलिंग करना, बट कैन WBC डायरेक्टली एबल टू किल इट? नो, उसको कोई एक चीज रिक्वायर्ड होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट करे WBC के किलिंग प्रोसेस को और डाइजेशन प्रोसेस को। So that is what complement system, which is a part of immune system also. So अगर देखोगे तो
कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर देखोगे तो C5A एंड C3A जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कीमोटैक्सिस प्रोसेस के लिए। साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स भी है, स्पेशली अगर बोलना चाहे तो इंटरल्यूकिन 8 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस chemotaxis. So this is how exactly you can look after what exactly happens. You can see here there is a WBC. Now this WBC is exactly because of the vasodilation, it start moving from the corner. पहले देखो सेंटर से मूव करते हुए बताया था, इतना गैप था, इसी को इसी ये नॉर्मल सेल लाइन पे था. नाउ बिकॉज इट इज डायलेटेड WBC बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा एंड इट कैन मूव फ्रॉम द कॉर्नर्स. बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स व्हाट विल हैपन, देखो सिलेक्टिन्स गेट एक्टिवेटेड ओवर देयर. ये सिलेक्टिन किससे बाइंड होंगे, पर्टिकुलर लिगैंड इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ WBC. और फ्लो ऑफ ब्लड भी चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड आफ्टर वन बाय वन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एडिशन मॉलिक्यूल आर देयर. सो क्या होगा, आपका WBC रेगुलरली मूव करेगा. यू कैन सी ओवर हियर इट हैड मूव्ड सेपरेटली. नाउ व्हाट हैपेंस, एज सून एज जैसे ही उनको गैप मिलेगा क्या होगा, इट विल फॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ PECAM. ओके, CD31. As far as phagocytosis is concerned, which ये दूसरा सेलुलर इवेंट है. पहला सेलुलर इवेंट को जब हमने कैटेगराइज किया था तो दो इवेंट में कन्वर्ट किया था. Phagocytosis is second one, जिसमें मैंने आपको बताया था कि WBC डाइजेस्ट करेंगे फॉरेन मटेरियल्स को, सेल डेब्रीज को, सो दैट कि नए सेल कैन जनरेट देमसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू सेल्स. So, if you will talk about the phagocytosis का मतलब होता है सेल ईटिंग. कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल को अगर सेल जाके इंट्रैप्ट करेगा और उसको बॉडी के अंदर लेके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके, इफ सेल इज डाइजेस्टिंग इट, उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. हमारी बॉडी में दो तरीके के फैगोसाइटिक सेल्स अवेलेबल होते हैं मेनली. सबसे पहला सेल होता है PMNS, which is nothing but polymorphonuclear neutrophil. Neutrophil means it is बहुत नोन है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका. इसी को हम कहते हैं माइक्रोफेजेस. माइक्रोफेजेस का मतलब होता है माइक्रो, मतलब स्मॉलर साइज डिफेंस सेल्स. इसके ही अपोजिट में, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, उसके अपोजिट में एक दूसरा होता है. जनरली वो प्रेजेंट रहते हैं टिश्यूज में, ब्लड में मोस्टली नहीं प्रेजेंट होता है. दैट इज नथिंग बट मैक्रोफेजेस. MAC मींस साइज इज हायर, साइज बड़ा होता है. माइक्रो MIC मतलब साइज स्मॉल, MAC मैक्रो मींस साइज बड़ा होता है. These phagocytic cells एक्टिविटी कैसे करते हैं, बाय रिलीजिंग द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. आप सभी को पता है हमारी बॉडी में सेल्स प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम करते हैं. फॉल्टी प्रोटीन्स जो बनाते हैं सेल्स, वो कैसे करते हैं, लाइसोसोम्स के थ्रू. लाइसोसोम्स में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं. मैंने जब आपको सेल इंजुरी टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल इंजुरी में, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजुरी में, आई टॉट यू अबाउट दी वन टॉपिक नेम एज ऑटोलाइसिस. सो WBC जो है उसकी कैपेसिटी, किलिंग कैपेसिटी कंसीडर होती है जितना ज्यादा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो. सो फैगोसाइटिक सेल कैसे डाइजेशन करेगा, बाय रिलीजिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम, प्रोटीएज, इलास्टेज, कोलिजिनेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, जेलेटिनेज, एसिड हाइड्रोक्सिलेज. ये सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, व्हाटएवर फॉरेन मटेरियल कोई भी बैक्टीरिया हो,
या कोई भी सेल डेब्रीज हो, सो वॉट एवर प्रोटीन, उनके अंदर जो भी प्रोटीन है उन सबको डाइजेस्ट करने का काम ये करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कैसे करता है? तो यू कैन सी हियर 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है रिकॉग्निशन, कि कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल ब्लड में आ रहा है या पर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी साइट पे आ रहा है, वो बॉडी का पार्ट है कि बाहर का पार्ट है, दैट इज व्हाट रिकॉग्निशन। एक बार रिकॉग्नाइज हो गया तो योर WBC नीड टू बाइंड इट ऑल्सो, है ना। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज अटैचमेंट, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद में इंगल्फ करना होगा, और इंगल्फ करने के बाद में किलिंग और डिग्रेडेशन होना पड़ेगा, डिग्रेड होना पड़ेगा। सबसे पहले रिकॉग्निशन। हमारे सबके ब्लड में एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है विच इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑल्सो, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब जो WBC की एक्टिविटी को कॉम्प्लीमेंट करे। उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सोनिन, यू आर एबल टू सी ओवर हियर ऑप्सोनिन। ये ऑप्सोनिन प्रोटीन आपके ब्लड में रहता है। जैसे ही फॉरेन मटेरियल कोई आएगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये फॉरेन मटेरियल एंटर हुआ तो आपके ब्लड में एक ऑप्सोनिन प्रोटीन होगा जो कि उसको कवर कर लेगा। नौ ये जब प्रोटीन जैसे कि IgG ऑप्सोनिन है, जैसे C3b ऑप्सोनिन है, जैसे लेक्टिन है, ये पर्टिकुलर इसको कवर अप कर लेगा पर्टिकुलर सेल को। और ये ऑप्सोनिन प्रोटीन इज अ प्रोटीन, तो उसके ऊपर कुछ लिगैंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके माइक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस को बाइंड होते हैं। नाउ दिस इज व्हाट वन, अनदर वन इज द इंगल्फमेंट। जो भी कवरिंग हुई है, दैट कवरिंग ऑफ ऑप्सोनिन इज हैविंग अ रिसेप्टर, उनके रिसेप्टर्स होते हैं which is exactly present on your phagocytic cells also। तो जैसे ही वो रिसेप्टर को देखता है फैगोसाइटिक सेल पे, उसको बाइंड करने का लिगैंड अवेलेबल होता है, एंड दे विल अटैच टू ईच अदर। वंस दे विल अटैच टू ईच अदर, इट डू द फैगोसोम्स, इट डू द इंगल्फमेंट, इंगल्फ कर लेगा, लाइसिस। इंगल्फ करने के बाद में सबसे पहला काम होगा कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको या तो लाइसिस करे या तो फ्यूज करे। How it is able to achieve that one? By activating lysozymes and phagosomes। अच्छा, अभी WBC ने अंदर ले भी लिया किसी बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल को, सो इट नीड टू डाइजेस्ट इट। कैसे डाइजेस्ट करेगी? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन प्रोसेस से। किससे? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन प्रोसेस। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेक डाउन करने के इसको। समटाइम दिस प्रोसेस फेल टू किल। कभी कभी होता है ना कि बैक्टीरिया जो है वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाते आपके WBC। ऐसा स्पेसिफिकली एक बैक्टीरिया के साथ में होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुल बैसिलाई। ये ट्यूबरकुल बैसिलाई क्या करते हैं, सपोज करो दिस इज व्हाट अ सेल, ये अंदर चले जाते हैं, सेल इंगल्फ कर लेगा, लेकिन ये डाइजेस्ट कैसे करेगा? लाइसोसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होने पे। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। कौन? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल यहां से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज ही नहीं होता, सो दे आर एबल टू सर्वाइव आफ्टर दैट। दिस इज व्हाट ट्यूबरकुलोसिस ऑकर्स। नाउ जो डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी दो तरीके से होता है, या तो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म के थ्रू या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म के थ्रू। वी विल गो वन बाय वन। इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म होता है। कैसे? बाय ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल जनरेशन, मतलब फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे, फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद free radical is highly active substances which can damage the cell membrane of the blood vessel of the foreign material or bacteria that result into digestion of it.
नाउ दिस फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड मैकेनिज्म जो भी है, ये भी दो तरीके से होता है, एमपीओ डिपेंडेंट एंड एमपीओ इंडिपेंडेंट, दैट वी विल सी फर्दर. ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म बाय लाइसोसोमल ग्रैनुल्स. लाइसोसोम्स के अंदर जो ग्रैनुल्स है जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, दैट इज बीन रिलीज्ड उसके वजह से. और नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म, वी विल सी दैट वन आल्सो. These all are intracellular mechanism. What about extracellular mechanism? इम्यून सिस्टम के थ्रू होता है या तो ग्रैनुल्स के थ्रू होता है. वी विल सी फर्दर व्हाट आर दोस. नाउ पहले इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से, और बहुत कभी कभार नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से और पाथवे से. ऑक्सीडेटिव पाथवे मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पहले तैयार करना जो कि फ्री रेडिकल. सो यू आर एबल टू सी द सुपर ऑक्साइड एनायन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्सी आयोडाइड एंड हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं are actually oxygen metabolites, reactive oxygen metabolites, which are responsible for killing the bacteria if they are present in the WBC. Activated phagocytic leukocyte require an essential NADPH oxidase. NADPH oxidase is an enzyme which is responsible for the formation of superoxide anion. है ना, इसको बनने के लिए काम में आता है. तो इसके प्रेजेंस में ही फैगोसाइटिक रिएक्शन होगी डाइजेशन करने की. प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसोम रिड्यूसेस द ऑक्सीजन टू सुपरऑक्साइड एनायन. फैगोसोम्स जो होते हैं ये भी सेल ऑर्गेनल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करके सुपरऑक्साइड एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ NADPH ऑक्सीडेज. सुपर ऑक्साइड एनायन फिर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी जो है वो कैरी की जाती है दो तरीके से, एक तो मेलियोपेरोक्सीडेज डिपेंडेंट एंड मेलियोपेरोक्सीडेज, दैट इज व्हाट MPO डिपेंडेंट एंड MPO इंडिपेंडेंट. व्हाट इज MPO डिपेंडेंट? मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर माइलोपेरोक्सीडेज एक्ट करेगा और it will result into formation of halides molecules like hydroxychloride. That is what hypohalious acid will form over there. Whereas MPO independent killing मतलब मेच्योर माइक्रोफेजेस में बहुत कम अमाउंट में. ये जो होता है MPO डिपेंडेंट ये नॉर्मली होता है, बट मेच्योर्ड अगर माइक्रोफेजेस है तो उसमें क्या होगा, उनके अंदर MPO प्रेजेंट ही नहीं होता. तो फिर वो भी तो किल करते होंगे ना बैक्टीरिया को. तो वो कैसे करते हैं दैट वी विल सी. बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी कैसे होगी? हाइड्रोक्सी सुपर ऑक्साइड सिंगलेट आयन फॉर्म करके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड एनायन एंड इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन. ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म बाय लाइसोसोमल ग्रैनुल, इफ वो बोलना होगा तो न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस में एक्चुअली कई सारे एंजाइम्स स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं एंड सम केमिकल्स आल्सो. सो दैट आर बीन रिलीज्ड एंड दैट आर बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरिया. नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जैसे कि कॉजेज लाइसिस विद इन फैगोसोम्स. लाइसोसोम हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो कि इंक्रीज करता है परमेबिलिटी फैक्टर्स को, कैटायनिक प्रोटीन को, लाइपेज को, प्रोटीएज को, डीएनएज को, which result into cellular injury. And second one is nitric oxide, very well known to have an antimicrobial activity of this molecule. So extracellular mechanism is concerned,
डीग्रैनुलेशन ऑफ माइक्रोफेजेस, आपके माइक्रोफेजेस में, आपके न्यूट्रोफिल्स में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, अगर उनका डीग्रैनुलेशन होता है that also result into killing of bacteria. Immune mechanism, immune mediated lysis of microorganism. There are number of immune systems cells are there which are responsible for the lysis of microbes. ये जो lysis हो रहा है ये सेल के बाहर होगा क्योंकि immune cells are involved only after that. So ultimately क्या होगा, साइटोसोल ब्रेकडाउन होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड लाइसिस होगा, which result into cell mediated cytotoxicity. This is what extracellular mechanism. Thank you very much patience listening to my lecture. I hope मैं आपको सब चीज समझा पाया हूं. किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो you can question on my chat on this video. सेकेंड थिंग, और भी कोई टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो. इट्स बीन अ बिग रिक्वेस्ट दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल so that you will have a latest updates. Thank you very much.